Yes, we did. So in the holidays homework, I have listed 15 questions. ठीक है, 15 questions are there and plus revision of whole of the syllabus, which will be covered till 10th of this month. जब तक हमारी क्लास है, जितना भी हमारा काम हो जाएगा, that is your work now. Being in board class, that is understood. Whether it is told by the teacher or not, that is understood कि जितना काम हो गया, that you have to revise very thoroughly, very carefully. ठीक है, स्पेशली ड्यूरिंग द एग्जाम जिन्होंने चीटिंग वीटिंग करके किया है, दो स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी सीरियस और ध्यान से उसको रिवाइज करें. प्लस जो 15 क्वेश्चंस है, हाउ आर दे टू बी डन? तो फॉर दैट यू हैव टू मेक यूज ऑफ योर इकोनॉमिक्स रजिस्टर, जिसपे आप इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट का काम करते हो. मेक यूज ऑफ दैट. उसके ऊपर यू हैव टू सॉल्व दिस असाइनमेंट. ठीक है, इसमें कोई आंसर की विल नॉट बी सेंट. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज अब आपके PT1 पेपर्स भी हो चुके हैं. एवरीथिंग इज डन बाय यू, उसी में से लिया गया. सो नो आंसर की विल बी सेंट. मैं अभी इसके आंसर्स आपको बताने लगी हूँ कैसे करना है आपने. ठीक है, एक तो आपने ये करना है कि जो भी क्वेश्चन है, पहले तो ट्राई टू फाइंड आउट कि फ्रॉम विच चैप्टर दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन. तो पहले वो लेसन निकाल के उसको थोड़ा सा रिवाइज करो, ब्रश अप करो. देन कम टू द मेन क्वेश्चन, वेरी क्लियर कट, कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ ना आए. ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मेन रीजंस फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ अवर इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. तो अब ये ब्रिटिश रूल में क्या रीजंस थे, उसमें आप यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ रीजन दिस पुअर एग्रीकल्चर, पुअर इंडस्ट्रीज, decay of handicrafts industries, no attention by the British to modern capitalistic industrial sector. ऐसे करके कोई भी 3-4 points. एक और all these questions are to be answered in 3 या 4 points. उससे ज़्यादा नहीं करना है. ठीक है, 3 to 4 marks के अकॉर्डिंग ही questions have been given. तो ऐसे आपने 2-3-4 points लिख के very brief explanation. It would be better if you learn firstly, अपने आप से याद करो, then without taking help of the book you write on your own. ठीक है, उसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. तो एनी वन ऑब्जेक्टिव है, नाउ चॉइस हैज बीन गिवन टू यू, यू आर फ्री एज पर योर विश. 4 हमने किए थे मेन ऑब्जेक्टिव्स, 5 किए थे ग्रोथ या इंक्रीज इन जीडीपी या पर कैपिटा जीडीपी, एक किया था इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेल्थ, एक हमने किया था दिस सेल्फ सफिशिएंसी, एक किया था फुल एम्प्लॉयमेंट, एक किया था मॉडर्नाइजेशन. अब नाउ आउट ऑफ दीज जो भी आपको बढ़िया लगे वो आप कोई भी लिख सकते हो, जिसके आप बेटर एक्सप्लेनेशन दे सको. ठीक है, उसके बाद पूछा है कि मेक ए टेबल शोइंग द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 4-5 ईयर प्लान्स. तो एक टेबल ड्रॉ कर लेना है, उस पर लिखना है प्लान, नेम ऑफ द प्लान, आगे लिख देना प्लान पीरियड. तो फर्स्ट 4 लिखने हैं, 1 2 3 4 करके, आगे उनकी ड्यूरेशन. ये एक टेबल आपको पहले भी भेजा हुआ था, तो वहाँ से आपने पहले याद करना है, वो फिर आपने लिखना है. ठीक है, फिर बेनिफिट्स एंड शॉर्ट कमिंग्स, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है. बेनिफिट्स मीन्स एडवांटेजेस. अब ये ऐसा क्वेश्चन है, आगे लिखा 2 पॉइंट्स ईच, दैट मीन्स 2 एडवांटेजेस, कोई 2 और कोई 2 शॉर्ट कमिंग्स, इसके माइनस पॉइंट्स, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स. जो भी आप देना चाहो, बस ओनली थिंग टू बी केप्ट इन माइंड कि जिसकी आप बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दे सको, दैट पॉइंट शुड बी रिटन बाय यू. उसके बाद हाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर यूजफुल फॉर अवर इकोनॉमी, एनी 4 पॉइंट ऑफ योर चॉइस, कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट देती हैं, लेबर इंटेंसिव होती हैं, मेक यूज़ ऑफ लोकल रॉ मटेरियल, प्रोवाइड वर्क टू अदर पीपल ऑल्सो, leads to growth of the local area, with less money investment these can be started. ऐसे करके कोई 4 points. ठीक है, importance, that means importance to be given. फिर है why was the policy of import substitution adopted. तो ये भी 3 marks का क्वेश्चन ही बनता है, क्योंकि at that time इंडिपेंडेंस के बाद से अवर कंट्री की जो इंडस्ट्रीज थी, दे वर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रीज, दे वर इन देयर इन्फेंट स्टेज, they were unable to compete with the foreign made products which were of high quality. Moreover, Indian businessmen, private sector people, they were not having domestic industrialists, they were not having much money to produce very costly या very high quality expensive goods. ऐसा कुछ नहीं था. That is why import substitution was adopted. मीन्स लैंग्वेज कैन वेरी, वो कोई ज़रूरी नहीं सबकी सेम हो, तो अपने अकॉर्डिंग यू हैव टू राइट. फिर है नेम द सोर्सेज ऑफ कैपिटल सीज. नाउ नेम पूछा हुआ है, नो नीड ऑफ एक्सप्लेनेशन. जिस क्वेश्चन में ये पूछा हो गिव नेम्स या राइट नेम्स, तो सिर्फ नेम्स लिखने हैं आपने, कैपिटल सीड्स के नाम लिखने हैं ओनली. फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन गवर्नमेंट बजट, ये नाउ इट इज़ अप टू यू, यू कैन मेक 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स. जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव था कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे दैट मोर टैक्सेस आर इम्पोज्ड, यूजफुल प्रोडक्ट्स को सब्सिडीज दी जाती हैं, गवर्नमेंट इटसेल्फ आल्सो कैन कम फॉरवर्ड.
जो ऑब्जेक्टिव्स का, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स का, बजट का फर्स्ट वाला पॉइंट है, तो वहाँ से आपने लिखना है, बट ओनली पॉइंट्स टू बी मेड। फिर उसके बाद अब मैं आंसर ये सारे किए हुए हैं, देयर इज़ नो नीड टू टेल द आंसर्स इवन। फिर है उसके बाद रेवेन्यू रिसीट्स एंड इट्स सोर्सेज, ओनली डेफिनेशन और ओनली सोर्सेज के नाम, टैक्स सोर्सेज, नॉन टैक्स सोर्सेज, आगे एग्जांपल्स नहीं देने, ठीक है, ओनली डेफिनेशन। आगे फ्लो चार्ट सा बना के भी आप लिख सकते हो, टू सोर्सेज, रेवेन्यू टैक्स सोर्सेज एंड नॉन टैक्स सोर्सेज। अगर स्पीड ज़्यादा हो पेपर में, आप इफ़ यू वांट, दिल करता हो लिखने का, यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी टू एग्जांपल्स। उधर से आप कोई टू टैक्सेस के नाम लिख दो, इधर से आप कोई भी दो लिख दो, फ़ी, लाइसेंस फ़ी, एस शीट, स्पेशल असेसमेंट, पेनल्टी, कुछ भी आप लिख सकते हो, एनी टू। उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग, आगे 3 टर्म्स हैं, टू लाइंस की डेफिनेशन, ठीक है, ज़्यादा नहीं देनी, क्योंकि ये ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हार्डली 2 लाइंस की डेफिनेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड। फिर ड्रॉ ए मनी फ्लो, तो विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल, ओनली मनी फ्लो, नॉट रियल फ्लो, ओनली मनी फ्लो टू बी ड्रॉन। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी एट एमपी एंड एनडीपी, इसमें सेंटर में लाइन लगा के नंबर 1 पे डेफिनेशन, नंबर 2 पे आ जाना है कि एक कॉन्सेप्ट इज एट मार्केट प्राइस, ये इंक्लूड करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को, दूसरा एट फैक्टर कॉस्ट, ये इंक्लूड नहीं करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को। मतलब आपने पहले रिवाइज कर लेना है, अभी मैं बोलूँगी तो यू मे फील कि ये कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं, तो पहले एक बार ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले जो दोनों चैप्टर्स हैं ना, वो सारे रिवाइज करके नंबर 3 पे आप इक्वेशन बना देनी है फॉर्मूला की फॉर्म में। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक फ्लो, ये हार्डली 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक डिफाइन कर देना, उसके बाद कोई एक एक दो पूछा हुआ है, 2 एग्जांपल्स, कोई 2 एग्जांपल्स केयरफुली आपने लिखना है। फिर नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस एंड कंपनसेशन, ओनली नेम्स, नो एक्सप्लेनेशन, सिर्फ नेम्स। उसके बाद मेंशन एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश या कलोनियल रूल, कलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश रूल। 2 फीचर्स पूछे, कोई 2 पॉइंट, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लिटरेसी रेट, कोई दो जो आपको बढ़िया लगे, एनी टू, ठीक। बस ये हमारे क्वेश्चन हैं। आई हैव केप्ट ओनली 15 क्वेश्चन। आप डेली का एक भी क्वेश्चन करो, दैट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। बट वो डेली 1 क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि बिफोर राइटिंग द आंसर यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दैट चैप्टर। आप उसी बहाने से आपका चैप्टर रिवाइज हो जाए, जो क्वेश्चन का टॉपिक है उस टॉपिक को ज़्यादा ब्रिलियंटली थोड़ा आप याद करो, क्योंकि ये सारे मेन क्वेश्चंस हैं फ्रॉम योर फाइनल पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन्हीं में से ही आता है, ठीक है। तो आप रोज़ का भी एक आंसर लिखो याद करके, दैट वुड बी वेरी फाइन। और प्लस आपने बाकी का अपना सिलेबस रिवाइज कर लेना है, ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। और आपने जस्ट ए सेकेंड, इसका आंसर्स मुझे भेजने नहीं है ड्यूरिंग वेकेशन, ठीक है, कि आपने कर लिया लिख लिया तो मुझे पीडीएफ भेजो, नो पीडीएफ इज टू बी सेंड। बस ये करके, दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिस, अपने करने के लिए, अपने याद करने के लिए, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दिस, अपना क्या नाम है, अटेंडेंस फॉर्म, जस्ट ए सेकेंड। सो वी वर डूइंग दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ बजट डिफिसिट या बजटरी डिफिसिट। तो बजट डिफिसिट या बजटरी डिफिसिट होता है एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स, ठीक है, ज़्यादा खर्च होना एज कम्पेयर टू ज़्यादा इनकम होने के। तो जब भी खर्च ज़्यादा होता है, दैट मीन्स सम लॉस इज देयर फॉर द गवर्नमेंट, उसी लॉस को टेक्निकली इकोनॉमिक्स में कह दिया जाता है डिफिसिट। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफिसिट, टाइप्स ऑफ बजट नहीं है, ये टाइप्स ऑफ डिफिसिट है, अभी कितने तरह का डिफिसिट हो सकता है। तो आउट ऑफ दिस फर्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर इन डिटेल। रेवेन्यू डिफिसिट जो होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर एज कम्पेयर टू, या आप जहाँ ग्रेटर देन का साइन भी लगा सकते हो, माइनस लगाया है, इसका मतलब जो चीज़ ज़्यादा है उसी में से माइनस कर रहे हैं ना, तो एक्सपेंडिचर इज मोर, रिसीट्स आर लेस। तो फिर उसके बाद वी हैव डन इन डिटेल इट्स इम्प्लीकेशंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट second deficit, second type, that is fiscal deficit, ठीक है। Now fiscal deficit is equal to, you can see in the book also, it is underline the definition, it is the excess of, आगे क्या लिखा है, total expenditure over total receipts during the given fiscal year। total expenditure, उसके साथ में प्लीज राइट डाउन वर्ड ऐड कर लीजिए, टोटल बजट एक्सपेंडिचर, excess of total budget expenditure over total budget receipts, बजट वर्ड साथ में लिख लेना है आपने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फिस्कल डिफिसिट इज इक्वल टू, अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में समझे तो जल्दी समझ आ जाएगा। नाउ प्लीज सी, लुक एट दिस, लुक एट द स्क्रीन। ये क्या दिया हुआ है, टोटल बजट एक्सपेंडिचर, ये ज़्यादा हो जाए
किससे ज़्यादा हो जाए, टोटल बजट रिसीट्स से, ठीक है, माइनस का साइन लगाया, दैट मीन्स ये वैल्यू ज़्यादा है। तो टोटल बजट एक्सपेंडिचर इज मोर एज कंपेयर टू टोटल बजट रिसीट, पर बजट रिसीट्स नॉट ऑल बजट रिसीट्स। अब आपको यहाँ याद रखना है बजट रिसीट्स कौन कौन सी हैं, कैपिटल रिसीट्स एज वेल एज रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक। बट यहाँ पे एक पहले आपने साथ में वर्ड लिखना है अदर देन बोरोइंग, कि जो रिसीट्स हैं बोरोइंग को छोड़ के बाकी गवर्नमेंट को जो भी सारी रिसीट्स होती हैं सबको मिला देना है, सबका टोटल कर देना है, ठीक है। अब वो नाउ द सेम थिंग इज रिटन इन द सेकेंड लाइन। अब इसी को एक्सपेंड किया है कि टोटल बजट एक्सपेंडिचर किसके इक्वल होता है, तो इन प्लेस ऑफ दिस टर्म वी कैन राइट इन ब्रैकेट कि दिस इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि दो पार्ट होते हैं बजट के, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू बजट में, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल बजट में। तो व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ टोटल, तो टोटल का मतलब दोनों तरह के एक्सपेंडिचर, दोनों साइड के, कौन कौन सी साइड, तो यहाँ हमें प्लस करना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों को मिला दें तो वर्ड यूज हो जाता है, वर्ड बन जाता है टोटल बजट, ठीक। माइनस, अब ऐसे यहाँ पे टोटल बजट रिसीट्स, तो कौन कौन सी रिसीट्स हैं, दो तरह की रिसीट होंगी, एक होगी हमारी रेवेन्यू रिसीट होगी तो पहले वो लिख दिया, प्लस दूसरी होगी सेकंड वन विल बी कैपिटल रिसीट, वो लिख दिया, दोनों लिख दिया, ठीक। बट अब आपने करना क्या है, एक और साथ में वर्ड लिखना है कि कैपिटल रिसीट्स तो ठीक है, बट कौन सी, अदर देन बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़ के बाकी की जो कैपिटल रिसीट्स हैं। अब आपको यहाँ पे अगर याद हो तो ही आगे का काम बनेगा आपका। अब आप थोड़ा सा रिकॉल करिए कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं, देयर आर थ्री सोर्सेज, एक होता है हमारा बोरोइंग, एक होता है दिस रिकवरी ऑफ लोन्स, और थर्ड होता है मेनली जिसमें अदर रिसीट कहते हैं, बट उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट वन है दैट इज दिस डिसइन्वेस्टमेंट, तीन मेन होती हैं, ठीक है। आई रिपीट, बोरोइंग्स, सेकंड दिस रिकवरी ऑफ लोन्स, थर्ड वन इज डिसइन्वेस्टमेंट। अब उसमें जो बोरोइंग वाला पार्ट है उसको छोड़ के, बोरोइंग को नहीं लेना है, बोरोइंग को छोड़ के फिर बाकी क्या बचा, बाकी बच गई रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट, वो बची थोड़ी बहुत, अगर जो भी हो मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं होती बट चलो थोड़ा बहुत जो भी है स्मॉल सेविंग। तो बोरोइंग वाले पार्ट को छोड़ के बाकी की जितनी भी कैपिटल सीट्स हैं ऑल आर टू बी एडिड, उनको लेना है इकट्ठा, उनको कवर करना है, ठीक। अच्छा, अब इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। बस आपने ये ध्यान रखना है अदर देन बोरोइंग वर्ड या एक्सेप्ट बोरोइंग होता है, या कई बुक्स में लिखा होता है लीविंग बोरोइंग या एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मीनिंग एक ही है कि बोरोइंग को छोड़ के बाकी सभी कैपिटल सीट्स। अच्छा, तो ये बन गया हमारा फिस्कल डिफिसिट अगर ऐसा हो, ठीक। अच्छा, अब इसको थोड़ा हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है आपने, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। अगर हम रेवेन्यू बजट को एक साइड पे कर दें, जब हम बजट कहते हैं तो बजट का मतलब दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू बजट प्लस कैपिटल बजट, है ना, यही होता है ना। आई रिपीट, गवर्नमेंट बजट इज इक्वल टू, अगर उसके कंपोनेंट्स लें तो कह सकते हैं रेवेन्यू बजट प्लस कैपिटल बजट। तो अब अगली क्वेश्चन हैज़ बीन मेड इन दैट सेंस कि मान लो हम रेवेन्यू वाली चीज़ों को अलग करना चाहते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, रेवेन्यू साइड को अलग कर दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो ये क्या होता है, दिस इज नथिंग एल्स बट रेवेन्यू डिफिसिट होता है जो भी पीछे किया था, ठीक है, ये हो गया। प्लस, अब यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि अब हम दोनों बजट्स को अलग अलग करके चल रहे हैं, दोनों की अलग अलग से बात कर रहे हैं। फिर दूसरा बजट प्लस ब्रैकेट करके फिर आपने करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग, ये बस साथ में लिखना है, बोरोइंग को छोड़ के बाकी की कैपिटल रिसीट्स, ठीक। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ तो लिख दिया रेवेन्यू डिफिसिट, तो यहाँ ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, इन प्लेस ऑफ दिस ब्रैकेट वी कांट यूज़ द टर्म कैपिटल डिफिसिट, जैसे यहाँ पे कर दिया ना रेवेन्यू डिफिसिट, तो हियर कैपिटल डिफिसिट वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड। उसका कारण क्या है, कारण ये है, रीज़न ये है कि हम लोग साथ में ये टर्म लिख रहे हैं अदर देन बोरोइंग, ठीक। तो इसको फिर ऐसे ही लिख देंगे सेम एज इट इज़ रिटन हियर, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग, मतलब दिस ब्रैकेट कैन नॉट बी नेम्ड एज कैपिटल डिफिसिट, क्योंकि हम यहाँ पे साथ में ये एडजेक्टिव लगा रहे हैं कि बोरोइंग को छोड़ के, तो इस करके इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है, ठीक। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया, विच कैपिटल सीट्स आर टू बी टेकन, कौन सी वाली लेनी है, जो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट्स हैं। एक दिन पहले हमने किया था, दो तरह की कैपिटल सीट्स हो सकती हैं, मतलब स्टडी के एंगल से, एक होती हैं जिनके करके डेट क्रिएट होता है, उधार लाइबिलिटी क्रिएट होती है, और एक होती है जिन ऐसी रिसीट्स कैपिटल सीट जिनके करके कोई लाइबिलिटी या कोई डेट क्रिएट नहीं होता, डेट मतलब बोरोइंग,
उधार लोन, ठीक है। तो अब वो कौन सी हैं? रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट से मिलने वाले पैसे, और स्मॉल सेविंग्स प्रोसीड्स की जो स्मॉल सेविंग्स के मिलने वाले पैसे हैं। तो ये तीनों को कह देते हैं एंड रिकवरी ऑफ लोन। ये तीनों होती हैं नॉन डेट पे, इनके करके गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, ठीक। और जो दूसरी होती है बोरोइंग, जो सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट था, उसके करके क्या बनता है, अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच ईदर क्रिएट ए लाइबिलिटी और लीड टू रिडक्शन इन एसेट्स। तो ईदर क्रिएट ए लाइबिलिटी मतलब वो एक तरह से जिम्मेदारी क्रिएट करती हैं, लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं। तो इसका मतलब है कि वो अभी देनदारी है हमारी, किसी को देने हैं, वापस करने हैं पैसे, तो इस करके उसको फिर हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो तो अभी सिरदर्दी खड़ी है कि वो तो अभी रिटर्न करना है। तो हम उसको माइनस नहीं, मतलब ज़ीरो नहीं मान सकते, या उसको लीव नहीं कर सकते हैं, या उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये पैसे हमें मिल गए तो मिल गए तो खुश हो गए कि बस आ गए। वो नहीं लेना, खुश होने वाली बात नहीं यहाँ पे। यहाँ इन द सेंस है कि वो एक लाइबिलिटी सिर के ऊपर आ चुकी है, गवर्नमेंट के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, इस करके उसको ये साथ में लिखना पड़ता है कि बोरोइंग को छोड़ के बाकी के जो मनी आया था वो अगर हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, ये मीनिंग है इसका, ठीक है। अच्छा, अब जो बोरोइंग है, चलो मैं इसके आगे ही बता देती हूँ। आई विल सेंड द पिक्स ऑफ दीज पेजेस ऑल्सो, ठीक है, ये मैं भेज दूंगी आपको, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बट चलो फिर से हैंड रिटन फिर भी जल्दी समझ आ जाता है। अब है कि ये अगर ऐसा फिस्कल डिफिसिट क्रिएट हो जाए, ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एक मिनट, और एक चीज़ मैं यहीं पर बता दूं, कई बार पीछे क्वेश्चंस में भी आता है। अब आप वेरी केयरफुली ऑब्जर्व कि अगर मान लो ये रेवेन्यू डिफिसिट ज़ीरो हो, ठीक है, ये वाला पार्ट मान लो जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उतनी ही रिसीट्स हुए, 100 रुपीज़ एक्सपेंडिचर है, 100 ही रिसीट्स आ गई, तो फिर कोई रेवेन्यू डिफिसिट नहीं होगा, इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो अच्छा, मान लो ये ज़ीरो है, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो भी फिस्कल डिफिसिट कैन एग्जिस्ट, ये फिर भी बन सकता है, फिर भी क्रिएट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला पार्ट ज़्यादा हो जाए, अगर ये कैपिटल साइड ज़्यादा हो जाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू कैपिटल सीड्स अदर देन बोरोइंग, मतलब ये खर्चा ज़्यादा हो जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो भी फिस्कल डिफिसिट विल बी देयर, ठीक है। मतलब ज़ीरो, मान लो ये ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस कुछ भी कर दें, जो भी नंबर होगा, जो भी वैल्यू होगी, डिफिसिट तो बन ही गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ एक पीछे एक्सरसाइज में जब आप पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन दिया होगा कि कैन देयर बी फिस्कल डिफिसिट विदाउट रेवेन्यू डिफिसिट, तो आप लिखोगे येस, without revenue deficit, even then there can be some fiscal deficit. That depends upon the values of these capital expenditures and capital receipts. भी ये हो तब भी ठीक है, ये नहीं है तब भी फिजिकल डिफिसिट हो सकता है, ठीक है, दोनों तरह से है। अगर ये भी है, रेवेन्यू डिफिसिट भी है, प्लस इधर भी डिफिसिट हो रहा है, घाटा पड़ रहा है, फिर तो बहुत ही ज़्यादा है, फिर तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है फॉर द गवर्नमेंट। बट चलो, इन केस गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल दिस साइड, यहाँ अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करती है ना, जितनी रिसीट्स है उतना की खर्चा रखती है, अपना ज़्यादा नहीं करती, तो भी देयर कैन बी फिजिकल डिफिसिट। अगर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो देयर कैन बी फिजिकल डिफिसिट, ये मीनिंग है इस सारे का, ठीक है। तो ये बुक में लिखा हुआ है ना, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट्स और डेट क्रिएटिंग। तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल सीट हो गई बोरोइंग, चाहे वो की जाए फ्रॉम आरबीआई, चाहे की जाए फ्रॉम द पब्लिक ऑफ द कंट्री, चाहे वो की जाए फ्रॉम इंटरनेशनल सेक्टर, किसी से भी उधार लेना, कोई भी हो, जब भी बोरो कर लिया, उधार ले लिया, दैट मतलब दैट मीन्स डेट क्रिएट हो गया हमारे लिए, उधार क्रिएट हो गया, ठीक है। अब है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या बनती हैं, जैसे हमने रेवेन्यू डिफिसिट क्या किया, तो सेम वे इम्प्लीकेशन मतलब इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं कंट्री के लिए, इसकी क्या क्या पॉसिबल सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं अगर देयर इज फिजिकल डिफिसिट। तो वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी। तो पहला तो यही है कि डेट ट्रैप। डेट ट्रैप का मतलब है कि आप नाउ यू कैन मार्क इन द बुक ऑल्सो कि जो ये फिजिकल डिफिसिट होता है ये हमें दिखाता है, मान लो, लेट मी शो अगेन द प्रीवियस पेज, मान लो ये सारा कुछ बैलेंस्ड आ गया, इधर भी कोई डिफिसिट नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स भी मान लो बराबर हो जाती हैं, मान लीजिए एक मिनट के लिए, अगर ये दोनों भी बराबर हो गई तो बाकी क्या बच गया, बैलेंस अदर देन बोरोइंग, मतलब बाकी का अमाउंट बोरोइंग का ही अमाउंट हुआ ना। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, ये भी इक्वल हो जाएं, कोई डिफिसिट नहीं हो रहा, फिर तो तब तक तो ठीक है। बट जब हम साथ में ये कहते हैं अदर देन बोरोइंग, इसका मतलब बोरोइंग का अमाउंट अभी खड़ा हुआ है सिर पे, उधार जितना लिया है वो है अभी का भी। तो अगर बोरोइंग का अमाउंट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर लगा के खड़ा हुआ है, तो उससे डेट ट्रैप होता है जैसे एक जाल में फंस जाना,
ट्रैप होता है ना, जैसे वो रैट को पकड़ते हैं ना, चूहिया को पकड़ते हैं तो ट्रैप में, पिंजरे में, तो ऐसे ही गवर्नमेंट एक ट्रैप में फंस जाती है। कौन सा ट्रैप? उधार का ट्रैप। तो मतलब इसका ये है कि अगर अपने फिजिकल डिफिसिट को कवर करने के लिए मान लो गवर्नमेंट टेक्स हेल्प ऑफ बोरिंग, मेरा बाकी सब कुछ ठीक है, कुछ मेरा डिफिसिट बन रहा है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, बट फिर भी स्टिल कुछ घाटा पड़ रहा है, तो अगर उस घाटे को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट टेक्स हेल्प ऑफ बोरोइंग्स, तो उससे क्या होता है, दो गवर्नमेंट के सिर के ऊपर सिरदर्दी आ जाती है। एक आता है कि एक तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने, मैंने मान लो अश्विंदर कौर से कुछ लोन लिया, मान लो 1 साल के लिए लोन लिया, तो अब मैंने लोन तो ले लिया, वो तो ठीक है, मेरा अभी तो काम चल जाएगा, बट मेरे ऊपर दो जिम्मेदारियां आ गई। एक तो मैंने इससे जितना भी मनी लिया है वो वापस करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, और आफ्टर 1 ईयर मुझे उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो भी हम दोनों के बीच में बात हुई होगी कि भाई इतने इंटरेस्ट के ऊपर ये मुझे उधार दे रही है अश्विंदर कौर और मैं ले रही हूँ, तो बाद में मुझे 1 साल के बाद उतना इंटरेस्ट भी वापस करना है। तो मेरे लिए तो टेंशन का वाली बात हो गई कि मुझे उधार लिया पैसा भी मोड़ना है वापस और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना है। तो कई बार क्या होता है, फिर जब हम वो करते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, तो अपने पीछे पड़ा है इंटरेस्ट की पेमेंट, फिर वो कौन सा खर्चा हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाता है ना। ना तो जब मैं अश्विंदर कौर को इंटरेस्ट का पैसा वापस करूंगी तो उससे ना तो मेरा कोई एसेट बना, ना ही मेरी कोई जिम्मेदारी खत्म हुई, लोन का अमाउंट मेरा अभी का अभी वैसे ही खड़ा हुआ है, ना ही मैंने कोई चीज़ खरीदी, ना ही मेरा कोई एसेट बना। मतलब ये कौन सा एग्जांपल हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम का मतलब गवर्नमेंट इस तरह से करती है, अपनी फिजिकल डिफिसिट को कवर करने के लिए बोरोइंग्स की हेल्प लेती है, तो गवर्नमेंट फाइंड्स इटसेल्फ इन ए काइंड ऑफ विशियस सर्कल इन द सेंस कि भी दैट नेट, दैट ट्रैप, जिससे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आता, मतलब एक बार फंस जाते हैं लोन के चक्कर में तो फिर बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे वी शुड रिमेंबर कि गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो वो कोई कुछ 100,000 लाख रुपए के तो नहीं होते हैं ना, कोई इंडिविजुअल तो है नहीं भी थोड़ा बहुत लोन लेके काम चल जाएगा। तो जब इतना बड़ा कंट्री है, हमारे कंट्री जैसा, लोन लेते हैं तो वो कई लैक्स, करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज में वो चला जाता है, चाहे उसके ऊपर थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो भी इंटरेस्ट कितना पैसा बन जाता है। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक तरह से विशियस सर्कल क्रिएट हो जाता है, मतलब उस डेट के, उस बोरोइंग के चक्कर से बाहर आने के लिए बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, ये मीनिंग है इसका। फिर है फॉरेन डिपेंडेंस है। फॉरेन डिपेंडेंस का मतलब है कि इन केस, अब हमें यहाँ याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर कि बोरोइंग कैन बी डन बाय गवर्नमेंट फ्रॉम 3 सोर्सेज। एक होता है पब्लिक ऑफ द कंट्री, एक होता है आरबीआई सेंट्रल बैंक, एक होता है फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड जो पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड टू फॉरेन सेक्टर, कि भी अगर गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, जैसे कोई वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है या कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कोई भी जो वर्ल्ड वाइड जो फोरम है, किसी से भी ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं इंटरनेशनली, तो फिर उससे क्या होता है, हमारी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर हमारी डिपेंडेंस बढ़ जाती है। अब जब हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस, ठीक है, जब हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ती है तो उसका हमारे कंट्री को हर तरह से नुकसान होता है, क्योंकि अब नाउ यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि आजकल के टाइम में, अभी प्रिमिटिव टाइम तो है नहीं कि कोई सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई हैं, कोई राजे महाराजाओं वाला टाइम है, ऐसा तो है नहीं। मॉडर्न टाइम इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स टाइम। तो जब कोई कंट्री किसी से भी उधार ले, स्पेशली फॉरेन कंट्री से या आईएमएफ से या किसी से भी, तो वो अपनी टर्म्स और कंडीशंस इम्पोज करते हैं, अपनी शर्तें मनवाते हैं, अपनी बातों को मनवाते हैं ज़बरदस्ती से। हमें ज़रूरत होती है पैसों की तो हम लेते हैं, तो हम उनके चक्कर में फंसते हैं। तो जब वो इस तरह से करते हैं तो एक तरह से हमारे कंट्री की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, पॉलिटिकल सॉवर्निटी, लिया है लोन इकोनॉमिकली, बट हमारे कंट्री की जो पॉलिटिकल सॉवर्निटी होती है, मतलब पॉलिटिकली अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के जो डिसीजंस होते हैं, दे ऑल्सो गेट अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि जो उधार कंट्री दे रहा है वो अपनी कंडीशंस बनवाता है, तो अपनी कंडीशंस बनवाने के लिए सीधी सी बात है, एक एक कंट्री दूसरे को एक्सप्लॉइट करता है, ज़बरदस्ती से अपनी बातें मनवाता है, क्योंकि वो पैसा दे रहा है तो ऑब्वियसली उसकी बात मानी जाएगी। ज़रूरतमंद जो होता है वो हमेशा एक्सप्लॉइट होता है, ये दुनिया का नियम है, ठीक है। चाहे इसको आप सोशल लाइफ में ले लो, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे वर्ल्ड वाइड लाइफ में, इकोनॉमिक्स में, सीधी सी बात है, जो किसी से उधार लेता है वो हमेशा अगले के नीचे दबके रहता है। तो ऐसे ही अगर हमने लोन लिया है तो फॉरेन कंट्री अपनी शर्तें मनवाते हैं, अपने हिसाब से काम करवाते हैं, ठीक। अब ये थोड़ा कर ले तो मैं इसके बाद आपको आई विल गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑल्सो। फिर उसके बाद है कि हमारा हो जाता है ये
बुक में दिया हुआ है इन्फ्लेशन, ठीक है, ये वाला पॉइंट इन्फ्लेशन। तो अब इन्फ्लेशन कैसे होता है? इन्फ्लेशन इन द सेंस, इन्फ्लेशन तब होता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम अवर ओन सेंट्रल बैंक, आरबीआई से अगर लोन ले ले, यहाँ पर हमने किया था फॉरेन डिपेंडेंस, अगर फॉरेन सेक्टर से लोन ले ले। दूसरा, अगर फॉरेन से नहीं लेते हैं, अगर अपने ही सेंट्रल बैंक से ले लेते हैं, मतलब उधार लिया, किसी से भी लिया, अपने ही सेंट्रल बैंक से, तो इन्फ्लेशन कैसे होता है? तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो वेन एवर गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई, तो क्या होता है, कुछ उसको अपनी सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ती है, मॉर्गेज करना पड़ता है, कुछ नीलामी जैसे कोलेटरल होता है। तो फिर आरबीआई इन ल्यू ऑफ दोज सिक्योरिटीज, उस मतलब इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल पेपर्स को अपने पास रख के फिर आरबीआई नई करेंसी इशू करता है, नए नोट छापता है, नई करेंसी को इशू करके गवर्नमेंट को उधार के तौर पे दे देता है। अब वो जो नए नोट है, गवर्नमेंट अपने पास कोई स्टॉक करके नहीं रख लेती कि बंद करके रख लिया कहीं, नो, गवर्नमेंट उस पैसे को इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट करती है बाय स्टार्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी या कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो जब वो पैसे कंट्री के अंदर इंजेक्ट होने का मतलब कि लोगों को मिलते हैं, लोगों को काम मिलता है, उनको इनकम के तौर पे वो पैसा कंट्री के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, इकोनॉमी में आ जाता है, तो अब लोग चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करते हैं, पैसे आएंगे तो चीज़ों की मांग करेंगे। तो जब चीज़ों की डिमांड करते हैं, इन द मीन टाइम पैसे आ गए, डिमांड बढ़ गई, बट इन द मीन टाइम चीज़ों की सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो क्या होता है, उन चीज़ों का फिर रेट बढ़ जाता है। जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हो जाए, आप सोच के देखो, आटे का रेट ज़्यादा हो जाए, आटे की डिमांड ज़्यादा हो जाए, फ्लोर जो है ना, तो वीट फ्लोर है, मान लो गेहूं का आटा है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाए, मार्केट के अंदर मान लो अभी इतना वीट आया नहीं, फसल अभी काटी नहीं है, मान लो अभी ग्रोइंग सीजन चल ही रहा है, अभी फसल कटी नहीं है, नया पुराना सारा मान लो यूज़ हो चुका है, तो फ्लोर अवेलेबल है नहीं, बट उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो फिर ऑब्वियसली क्या होगा, जो वीट फ्लोर है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वीट फ्लोर है, कोई भी चीज़ हो जो इतनी अवेलेबल नहीं होती बट लोगों की मांग बढ़ जाती है, तो उन चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। तो जब नॉर्मली कंट्री के अंदर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि नॉर्मल जो ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, जिसको मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल मेक यूज़ ऑफ देम, तो उन चीज़ों के अगर रेट बढ़ जाते हैं तो कंट्री के अंदर हो जाता है इन्फ्लेशन। ये हम ऐसे, ये नहीं कि सिर्फ इसके करके होता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग ओनली एज एन इफेक्ट या इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फिजिकल डिफिसिट। तो जब अगर गवर्नमेंट, शॉर्ट करते हुए, अगर गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक आरबीआई, तो आरबीआई प्रिंट्स न्यू करेंसी, इशूज न्यू करेंसी, और वो न्यू करेंसी के मार्केट में, इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाने के बाद डिमांड ऑफ द पीपल इंक्रीजेज, एज ए रिजल्ट इन्फ्लेशन आ जाता है, अगर उतना कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई ना हो चीज़ों की, ठीक। तो जो आरबीआई इस तरह का प्रोसेस करके देता है पैसे उधार गवर्नमेंट को, तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड टर्म यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है, डिफिसिट फाइनेंसिंग। अगर ये टर्म आ जाए तो आपको एकदम क्लिक होना चाहिए, डिफिसिट फाइनेंसिंग मतलब गवर्नमेंट ने आरबीआई से पैसा उधार लिया और आरबीआई ने नए नोट छाप के उसको दिया है, दैट इज कॉल्ड डिफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ, एंड एक उसी को ही कह देते हैं, हैम्पर्स मतलब रोकना, या उसी को कह देते हैं बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशंस, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट रिजॉर्ट मतलब हेल्प लेती है ओनली ऑफ बोरोइंग, उधार ले लेके ही फिर काम चलाती है, तो ये हमारी जो कमिंग जनरेशंस है, हमारे बाद के आने वाले बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके आगे आगे नेक्स्ट जनरेशन, तो उनके ऊपर भी एक तरह से बर्डन है। अब वो बर्डन हमें दिखता नहीं है, जैसे हम लोग हैं, है ना, आप हो, मैं हूँ, आप तो अभी छोटे हैं, तो जैसे मैं हूँ या आपके पेरेंट्स हैं, तो हम लोग जब टैक्स देते हैं सरकार को, तो वो जो गवर्नमेंट है वो, हम जनरली कह देते हैं गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती है, ये कर सकती है, वो नया टैक्स लगा सकती है, दैट इज एवरीथिंग इज फाइन। तो जो हमसे पहले वाली जनरेशन्स ने, पिछली सरकारों ने लोन लिए होंगे फॉरेन कंट्री से, या इवन आरबीआई से, या इवन पब्लिक ऑफ द कंट्री से, अब उनकी वापसी कर रहे हैं, तो वो हम ही लोग अपना टैक्स देके उसको पूरा कर रहे हैं। मतलब टैक्स का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट उसी पैसे को यूज करके जो पुराने लोन्स है वो चुकता कर रही है, या उनके ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहे थे उनको कंप्लीट कर रही है, ये सारा कुछ है। तो इसका मतलब कि हमारे जब पेरेंट्स थे, उनके पेरेंट्स थे, उस समय की सरकारों ने लोन लिया होगा,
और जो लोन होते हैं गवर्नमेंट के वो कोई 2-4 साल के नहीं होते, दे आर फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 20-20 साल के लोन होते हैं, 25-25 साल के लोन होते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब 20-25 साल में आप इमेजिन करके देखो, 20-25 साल में एक जनरेशन ओल्ड हो जाती है और नए बच्चे वो अगली एडल्ट एज में आ जाते हैं ना। 20-22 साल 25 साल में एक जो छोटा बच्चा था 25 साल पहले, आज वो बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, वर्किंग एज ग्रुप में आ गया, तो मतलब वो काम करने की हालत में आ गया। तो जब गवर्नमेंट इस तरह से करती है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स या कोई भी लोन्स हो, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, तो वो उसी समय उसकी पेमेंट नहीं की जाती है। दैट पेमेंट टेक्स मेनी ईयर्स, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आ गया तो आने वाली जनरेशन वाले लोग जो हैं वो भी जब टैक्स दे रहे हैं तो वो भी एक तरह से वो पैसा भी गवर्नमेंट कंज्यूम कर रही है, यूज़ करती है फॉर द पेमेंट ऑफ दोज बोरोइंग्स या डेट्स। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के टाइम पे लिए हुए लोन्स हो सकता है आज तक चल रहे हो, तो हम भी उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अब हमें कोई दिख नहीं रहा है, बट हम लोग इनविजिबली हम लोग कर ही रहे हैं जब टैक्स देते हैं। तो ऐसे ही जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जब वो अगर फॉरेन कंट्री से लोन ले रही है तो इसका मतलब वो लोन अभी इसी समय नहीं पूरा कर दिया जाएगा, 2 साल में 4 साल में, वो उसको भी 20-25 साल 30 साल लगेंगे, 35 साल ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम लोग तो तब तक ख़त्म हो चुके होंगे, मतलब मेरी एज ग्रुप के लोग में ना, आज से समझ लो 30-40 साल बाद, 50 साल बाद, तो वी विल नॉट बी देयर, अगली जनरेशन होंगी। तो मीनिंग है सारी कहानी का कि भी अगले आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को वो लोन उतारना पड़ता है, उनके ऊपर एक तरह का बोझ पड़ता जाता है। ये है कि अगर गवर्नमेंट टेक्स एक्सेसिव हेल्प ऑफ बोरोइंग्स तो ये सारी जो सिचुएशंस है वो क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा कि सोर्सेज कौन से हैं, कि फिर इसको कैसे फाइनेंस किया जाए, कहाँ से पूरा कर सकते हैं, दैट वी विल डू टुमारो। ठीक है, ये अभी फिर पूरा नहीं हो पाएगा, हार्डली 1 मिनट इज लेफ्ट। दिस पार्ट, अप टू दिस पार्ट टुडे यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड केयरफुली। कल हम यहाँ से आगे करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी एबल टू फिनिश द चैप्टर टुमारो। ठीक है, so with this I want to thank you all. I am going to end the meeting.